Hi guys, welcome to Education Waves, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में, जिसे हम BAC भी बोलते हैं. ठीक है. अब हमने कितनी चीज़ें कंप्लीट कर ली. अगर वेक्टर्स की बात करें या फिर हम उसको प्लाज्मिड बोल लेते हैं, यहाँ पे इनकी बात करें तो हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल जो हमारे वेक्टर्स से या प्लाज्मिड से कह लूँ हमने देखे, जैसे PBR 322. ठीक है, PBR 322 देखा हमने, PUC 18 19 लास्ट की वीडियोस में, TI प्लाज्मिड पढ़ लिया. तो जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं ये सारे हमने यहाँ पे हमने क्या देखे, जो आर्टिफिशियल वाले होते हैं उनको हम आर्टिफिशियली उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो हमारे बहुत अच्छे से काम आ सके. अगर मुझे कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे लेके जाना हो या फिर कहीं पे इंसर्ट करना हो तो हम उन्हें आर्टिफिशियली क्या करते हैं, उन्हें मॉडिफाई करते हैं. तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया का क्रोमोसोम मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया लिया है. तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत ये वाला जो आपका जो टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में. तो होता क्या है, अगर आप कभी बैक्टीरिया देखना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये बैक्टीरिया बनाया, तो होता क्या है बैक्टीरिया में, उसका एक खुद का है, ये मान लो क्या है, ये खुद का उसका क्रोमोसोम है, मैंने C लिख दिया. और उसके पास एक डबल स्ट्रैंडेड, पता ही होगा डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, उसका खुद का एक प्लाज्मिड होता है. ठीक है, और ये रहा मेरा बैक्टीरियल सेल. और जब भी ये जो प्लाज्मिड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, F प्लस प्लाज्मिड. मतलब हम क्या बोलते हैं इसको, F प्लस नहीं, सॉरी, हम बोलते हैं इसको F प्लाज्मिड. और इस पूरे जो हमारा ये जो सेल है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं क्या, ये डोनर सेल है. ठीक है, ये डोनर है. जिनके पास भी F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उनको हम डोनर बोलते हैं सेल, या फिर F प्लस सेल्स बोलते हैं. अब होता क्या है, हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरियल सेल आया जिसके पास सिर्फ क्रोमोसोम था और इसके पास हमारा F प्लाज्मिड नहीं है. तो हमने इसको बोल दिया कि इसके पास F नेगेटिव है, मतलब ये F नेगेटिव सेल है क्योंकि इसके पास F नहीं है, या फिर इसको बोलेंगे हम रिसिपिएंट सेल. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये जो टॉपिक है आपको जल्दी से समझा देती क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट मुझे ये समझाना है कि होता क्या है. देखो अब ये जो प्लाज्मिड है, एक हमारा यहाँ पे ना ब्रिज सा बनेगा, मतलब ये जो सेल है आपस में कांटेक्ट में आएंगे क्योंकि इस वाले सेल को इसे क्या देना है, ये F प्लाज्मिड देना है. और ये जो कांटेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हो आप इसको कॉन्जुगेशन पाइलस. ये पहले से ये क्या करता है, ये बना रहे होते हैं एक दूसरे के बीच में, ये ब्रिज जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन पाइलस. ठीक है, या फिर पिलस, जो भी आप बोलते हो. हुआ क्या, अब ये हमारा जो क्रोमोसोम है यहीं पे ही है, ये जो क्रोमोसोम है वो भी हमारा यहीं पे प्रेजेंट है. सो हुआ क्या, तो जो F प्लाज्मिड का जो डबल स्ट्रैंडेड थे, तो हमारा जो सिंगल, ये जो एक स्ट्रैंड है जो हमारा, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड विल ट्रांसफर इनटू द रिसिपिएंट. और किसकी हेल्प से, इस पाइलस की हेल्प से. अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे इस वाले में एक आ गया स्ट्रैंड, इस वाले में भी एक स्ट्रैंड आ गया. ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरा का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो खुद ही बना लेते हैं. हो गया, समझ आया. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो प्लाज्मिड है ना, F प्लाज्मिड हमारा, ये जो बैक्टीरिया का F प्लाज्मिड है वही हम उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी में जाके ट्रांसफ़र भी हो सकता है, वहाँ पे पहुँच सकता है और फिर जाके वो रेप्लिकेट भी कर सकता है. रेप्लिकेशन की भी उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है. तो अगर हमें कोई भी प्लाज्मिड चाहिए होता है तो हम उसकी कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि वो कर क्या सकता है एक्चुअली में. तो हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया का जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो बहुत कैपेबल होता है. वो जितने भी बैक्टीरियल सेल्स में जाता है वहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो जाता है और फिर खुद जाके वहाँ पे रेप्लिकेट भी हो जाता है. तो इसी तरीके से हमने उस F प्लाज्मिड को उठाया और उसको हमने मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. तो ये हमारा है BAC. अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 100 kb से 300 kb तक होती है इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है. ठीक है, अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि मतलब होता क्या है ये बेसिकली. तो देखो
एक इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है विच इज़ यूज टू क्लोन डीएनए सीक्वेंसेस इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। एक बीएसी जो है उसको बहुत बोलते हैं आर ऑफन यूज्ड इन कनेक्शन विद डीएनए सीक्वेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इससे देखना ये चीज़ें याद रखने की, ये बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए जितने भी हमारे प्लाज्मिड हैं, कॉस्मिड्स हैं, ठीक है, तो उन सबसे जो बेटर माना जाता है अगर ज़्यादा लार्ज सीक्वेंसेस अगर आपको पहुंचाने हो ना, तो बीएसी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा सीक्वेंसेस, बड़े बड़े सीक्वेंसेस को क्या कर सकता है, जाके वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना प्लाज्मिड ने किया क्या था, एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड उसने दूसरे वाले में भेज दिया था और उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया था। तो यही एक इसकी क्या है, एक बहुत अच्छी इसकी जो बोल सकते हैं हम, इसके पास खूबी है ये कि वो जाके बहुत लॉन्ग जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। सेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए रेंजिंग फ्रॉम 100 KB से लेके 300 बेस पेयर्स तक, ठीक है, KB बेस पेयर्स तक कैन बी इंसर्टेड इनटू BAC। तो देखो जो कैरिंग कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है वो 100 KB से 300 KB तक है, ठीक है। इसका एक और पावरफुल फीचर क्या है, मतलब ये मैपिंग के लिए जो हमारी जीन मैपिंग होती है, सीक्वेंसिंग मैमेलियन जीनोम्स, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर माना जाता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे क्या समझा है कि अगर मैं इनको वो करूँ, डिफरेंस एक तरीके से करूँ इन दोनों के बीच में, तो होता क्या है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है 10 KB की है और इस वाले की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी 100 KB से 300 KB तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो जो BAC है हमारा, उसमें आपको ये जानना है कि जो हमारा BAC है उसके जो फीचर्स हैं, उसके पास ना बहुत सारे क्या हैं हमारे साइट्स प्रेजेंट हैं। लाइक यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो पर्पल कलर का सेगमेंट है ये मल्टी क्लोनिंग साइट है, इसके पास ORI भी होगा, ठीक है, इसके पास बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी। तो फिर क्या इसका जो कुछ यूज़ होगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखने को क्या मिलता है कि मुझे यहाँ इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे क्या मिलता है, इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे छोटा सा अगर देखने को मिल रहा हो आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा LAG-Z नाम की एक रीजन है ना, रीजन इसी के ऊपर, और ये LAG-Z रीजन मैंने आपको बहुत जगह पढ़ाया है। तो क्यों यूज़ होता है मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ये जो LAG-Z रीजन है ये करता क्या है, ये क्या करता है, अगर मान लो ये किसी भी जाके DNA में, फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने पूरा का पूरा LAG-Z के साथ किसी सेल के अंदर मैंने भेज दिया, जब वो रेप्लिकेशन करेगा ना वहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसको किसी जगह पे कल्चर करोगे तो ये क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का इसने प्रोटीन बनाया। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जो कल्चर के ऊपर अगर आप एक्स गैल डालोगे, ठीक है, वो ना उसको ब्लू कलर जब उसको क्लीव कर देगा उस एक्स गैल को, एक ब्लू कलर का पिगमेंट उसके अंदर से रिलीज होता है। तो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो रीजन है, ये जो LAG-Z रीजन है वहाँ पे पहुँच चुका है उस सेल में, ठीक है। तो LAG-Z का होने से हमें क्या पता चलता है, अगर किसी भी DNA में बिना वहाँ पे अगर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं ना उस LAG-Z वाले रीजन पे ही करूँगी। क्यों करूँगी उस LAG-Z वाले रीजन पे, अगर मैंने ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट LAG-Z पे डाल दिया, इट मीन्स LAG-Z जो रीजन है वो डिस्ट्रॉय हो गया और अब वो ये ब्लू कलर नहीं बना सकता। तो मैंने क्या देखा भाई, जितनों में भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया वो सारे वाइट कलर के दिखेंगे मुझे, और जितनों में भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, ये मेरा उसमें नहीं पहुंचा, इसका मतलब LAG-Z सुरक्षित है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो LAG-Z जाके वहाँ पे एक्सगैल के ऊपर, जब मैंने कल्चर जहाँ पे मैं कर रही होंगी उसमें मैंने एक्सगैल डाल रखा है, ठीक है, तो वो जाके उसको क्लीव कर देगा और ब्लू कलर का मुझे पिगमेंट दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर दिखा देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे ब्लू कलर की सारी कॉलोनीज दिखेंगी जिनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो ये ना बैक में भी होता है, BAC हमारे जो बैक है इसमें भी होता है हमारा, ठीक है। तो करता क्या है, एक तरीके से ये हमारे ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी,
तो एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये BAC में होता क्या है। बिल्कुल उसी की तरह जो लैग-Z रीजन होता है वो क्या करता है, अगर जिस भी DNA से या फिर जब हम उसको कल्चर करेंगे तो जो कॉलोनीज़ हमारी ब्लू आ रही हैं उसका मतलब उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है, ठीक है। और जिसमें भी हमारा ब्लू कलर नहीं शो रहा, वाइट हो रहा है, इट मीन्स हमारी वहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ पे पहुँच गया है। तो ये बताता है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है और जो हमारा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उन दोनों में डिफरेंस बताता है, ठीक है। और क्या क्या साइट्स हैं इसके पास, मैंने आपको लैग-Z का बिल्कुल अच्छे से समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से जाके इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यही चीज़ें बार बार लैग-Z के लिए बोली जा रही हैं, जितनी भी हमारी जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ये लैग-Z आ रहा है ना वहाँ पे हर जगह मैं समझा रही हूँ। तो देखो और क्या होता है इसके पास ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिखना चाहती थी यहाँ पे, इसके पास एक PAR नाम का, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इसके पास एक पार A होता है और इसके पास एक पार B होता है। इसके पास क्या रीजन है, एक PARB नाम का एक रीजन होता है, पार रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो पार्टनेशिंग एक तरीके से ये पार्टीशन करता है F प्लाज्मिड में, फॉर पार्टीशनिंग F प्लाज्मिड DNA टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन एंड इंश्योर करता है कि वो जो बैक में एक स्टेबल मेंटेनेंस कर ले। तो देखो अगर ये जो F प्लाज्मिड है, ये जो DNA है, अगर इसकी डॉटर सेल में पहुंच जाता है तो ये पहले से ही प्रेजेंट होता है बैक के ऊपर, ठीक है। तो अगर वो डॉटर सेल में पहुंच गया तो वो चाहता है कि बस स्टेबल रहे। तो पार A और पार B का जब वो पार्टीशन कर रहा होता है F प्लाज्मिड में, मतलब ये जो F प्लाज्मिड है DNA में जाने के लिए वहाँ पे पार्टीशन कर रहा होता है, तो ये बस एक तरीके से उसकी क्या करता है, हेल्प कर रहा होता है इसको, ठीक है, मेंटेन करने में, इसको स्टेबल करने में, ठीक है। तो बस यही है कि अगर जिसमें भी आपको अपना ये प्लाज्मिड भेजना है तो ये उस वक्त उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है, बस ये पार रीजन इसलिए काम आता है। और क्या होता है इसके पास, REPE, ठीक है, यहाँ पे होता है इसका REP रीजन जो इसमें रेप्लिकेशन कराता है, रेप्लिकेशन रीजन होता है इसके पास एक रेप्लिकेशन E। तो ये क्या करता है REP, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन और एंड रेगुलेशन ऑफ कॉपी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इस जीन के अंदर। अभी फिर से बताती हूँ, लैग-Z रीज़न था मल्टीपल क्लोनिंग साइट के ऊपर। मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी पता है आपको, नहीं पता तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियोस में जाके देख लो। लैग-Z रीजन भी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया, अगर यहाँ पे नहीं समझ आया तो वहाँ पक्का आएगा, बहुत अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू समझाया है। तो वही काम है जो वहाँ पे हमारा PUC 18-19 में था, वही सारा काम है यहाँ पे भी लैग-Z का, ठीक है। वही ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग, तो ये भी एक तरीके से ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग हम इस वाले DNA से भी कर सकते हैं, ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग, सॉरी DNA कह रही हूँ, प्लाज्मिड से, ठीक है। और इसके पास पार रीजन एक बस न्यू है, इसका खुद का है। तो देखो होता क्या है, ये हमारा बैक्टीरियल प्लाज्मिड था, ठीक है। अगर मुझे वहाँ से मान लो मेरे को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है तो मैंने लैग-Z वाले रीजन पे ऐड किया, तो मैं लैग-Z रीजन पर्पल से बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको पर्पल से बनाया, क्योंकि लास्ट वीडियो में पर्पल था, तो अगर इतना हिस्सा मेरा लैग-Z रीजन है, लैग-Z रीजन है और मैंने यहाँ पे अपना DNA इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा, हमारा लैग-Z रीजन डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज आगे जाके जो कल्चर है, यहाँ पे मैंने एक्सगैल डाला हुआ है, ठीक है, एक्सगैल को जाके ये क्लीव नहीं करेगा, ठीक है। क्लीव नहीं होगा तो ब्लू कलर का पिगमेंट नहीं आएगा, ब्लू कलर पिगमेंट हमारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्लीव नहीं होगा, गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना, डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय हो गया तो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा ब्लू कलर नहीं बना, तो क्या बना, हमारा वाइट कलर कॉलोनी बनी। अब वाइट कलर कॉलोनी बनी, इसका मतलब ये क्या है, हमारा वाइट कलर कॉलोनीज जो हैं ये भी मान लो ये वाइट कलर वाली हमारी ट्रांसफॉर्म्ड हैं। इसका मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनमें घुस चुका है, इनमें आ चुका है, ठीक है।
अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट में मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट छोड़ो, मैंने डाला था बट जीन ऑफ इंटरेस्ट में वो गया नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, है ना। तो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तो अब क्या होगा, इसका मतलब हमारा जो लैग जी रीजन है अगर वो उस जगह पे नहीं इंसर्ट हुआ, मान लो ये जो है इस जगह पे इंसर्ट नहीं हुआ, इट मीन्स लैग जी रीजन क्या है, एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड है तो इट विल फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इट विल क्लीव, किसको क्लीव करेगा, एक्स गैल को क्लीव करेगा, एक्स गैल को क्लीव करके इट विल फॉर्म अ ब्लू कलर पिगमेंट, ठीक है। ब्लू कलर का पिगमेंटेड एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि हमें यहाँ पे दिख रही हैं, और इनका ये मतलब है कि ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है ये, बस यही होता है बीएसी का। और एक रीजन है कि हम बहुत बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं बीएसी में, क्योंकि इसका 300 KB तक इसका क्या है, इंसर्शन का लिमिट होता है। तो अब ये जो है ना बीएसी के वेक्टर्स के एडवांटेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो पीएसी है ना, ये भी बिल्कुल सेम क्लोनिंग वेक्टर है, बस इसको हमने बैक्टीरियोफाज के P1 से उठाया है, P1 से उठाया है। तो पीएसी क्या है, जब हम उसे बैक्टीरियोफाज P1 से जब हम उसे उठाते हैं तो उसको हम PAC बोलते हैं। और ये जो PAC है इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बैक्टीरियोफाज ही है तो इसकी लिमिट क्या ही होगी, ठीक है। तो ये जो PAC है इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 100 से 300 ही, क्योंकि ये भी तो एक बैक्टीरियोफाज से उठाया हुआ है, ठीक है। चलो फिर, लेकिन ये बैक्टीरियोफाज, ये जो P1 है, ये बैक्टीरियोफाज P1 क्या है, एक वायरस ही तो है, क्योंकि मतलब ये जो वायरसेस है अगर इसकी कैपेबिलिटी देखोगे तो ये अलग है, लेकिन जो BAC है वो इंजीनियर्ड करा हुआ है, इसलिए उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, एक तरीके से कहना चाहूँ तो 300 तक होता है। लेकिन यहाँ इस बैक्टीरियोफाज P1 का जो साइज़ है ये 80 से लेके 100 तक ही होता है, याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। अब देखो लार्ज इंसर्ट BAC लाइब्रेरीज़ बना सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है कि मतलब वैसे ना जितनी भी अब जितने भी हमारे प्लाज्मिड्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे जो वेक्टर्स हम बना रहे हैं वो उतने काम के नहीं हैं, क्योंकि अब हमने इनसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे हम वेक्टर्स की फॉर्मेशन कर चुके हैं। Large insert BAC libraries have served as the starting point for sequencing many model organisms with large genomes, including rice, human and mouse. And the BAC जो ट्रांसजेनिक अप्रोच है वो जो कि पार्किंसंस डिजीज़ होती है इन माइस में, हमने इसी की वजह से वो अचीव किया था। And BAC has made the study of many viruses such as the herpes viruses, pox viruses, coronaviruses are more accessible, ठीक है। अब देखो क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं जितने भी, उन सब के साइज़ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो ये प्लाज्मिड जो कि मतलब अगर मैं देखूं ये होस्ट सेल इनके क्या हैं, इनके होस्ट सेल कहाँ तक, यहाँ तक, इन सब के होस्ट क्या हैं, ई कोलाई ही हैं, ठीक है। लेकिन यीस्ट का देखूंगी तो यीस्ट का होस्ट होगा यीस्ट, और ये ह्यूमन AC आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम, सॉरी ये HAC होगा, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम, ठीक है। और यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम, एंड B से P1 है, ये P1 बैक्टीरियोफाज है आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम, ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम। तो ऑब्वियसली बात है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम का होस्ट यीस्ट होगा, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम का ह्यूमन होगा, कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स बोल सकते हो, ठीक है। कल्चर किए हुए ह्यूमन सेल के अंदर थोड़ी जाएगा, कल्चर किए हुए ह्यूमन सेल्स के अंदर। तो देखो है क्या, इनका साइज़ बता रही थी मैं, इंसर्शन कैपेसिटी कितनी है। तो प्लाज्मिड्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो देखो प्लाज्मिड्स की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 0.1 से लेके 10 तक होती है, वो भी KBs में बता रही हूँ मैं यहाँ, 0.1 से लेके 10 तक। और रुको एक मिनट, इन सब की डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। PAC बहुत आता है, और ये तो बहुत इजी था कि उसका होस्ट सेल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। तो देखो प्लाज्मिड का क्या है, प्लाज्मिड का है 1.6
सॉरी 0.1 से 10 kb तक। बैक्टीरियोफाज लैम्डा का बोल रही हूँ। बैक्टीरियोफाज लैम्डा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है बैक्टीरियोफाज लैम्डास भी। 20 kb तक ही इनकी लिमिट होती है, याद रखना। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको याद होना चाहिए अगर मैं वीडियो डालूँ और आप पढ़ो तो। कॉस्मिड्स में 30 से लेके 45 kb तक ही आप ऐड कर सकते हो कुछ भी। कॉस्मिड्स भी, और एक फॉस्मिड होता है, ठीक है, उसमें भी। बैक्टीरियोफाज P1 का अभी मैंने पीछे बताया था आपका 80 से लेके 100 तक होता है kb। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का आपको याद होगा 100 से 300, जिसको भी याद था वेरी नाइस। PAC का भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका अगर आपको नहीं पता तो देखिए PAC भी क्या है हमारा बैक्टीरियल, तो इसका भी 300 kb तक होगा। यैक का बहुत ज़्यादा होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का 100 से लेके 2000 तक आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। हम ऐसे देख रहे हो ना, मतलब हम क्या बोल रही थी मैं आपको, HAC लिखना है यहाँ। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में सबसे ज़्यादा होता है, तो 2000 से लार्ज मान लो, मतलब इतना बड़ा 2000 से भी ज़्यादा आप kb का DNA अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो ये थे हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स जो हमें पढ़ने थे, वो हमने यहाँ पे पढ़े। तो हमने प्लाज्मिड्स पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट थे। बैक्टीरियोफाज लैम्डा हमारा नेक्स्ट है, कॉस्मिड्स भी हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। कॉस्मिड्स में से ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं उसमें पूछूंगी। बैक्टीरियोफाज P1 मैंने आपको बस छोटा सा बताया कि इसी से हमारा PAC बना है, ठीक है। तो PAC, BAC, यैक भी पढ़ेंगे हम, ये क्योंकि हमारा एक सिर्फ देखो यैक जो है हमारा, ये जो HAC है यही हमारे यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि ये यूकैरियोट से बने हैं, तो यही हमारे यूकैरियोटिक वेक्टर्स हैं। बाकी जितने भी है ना हमारे यहाँ P तक, हमारे ये सारे प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट से आए हैं। तो यीस्ट है हमारा और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो हमारे यूकैरियोटिक्स हैं, अदरवाइज सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।